तो समान अध्ययन के जीके जीएस के आज के सत्र में आप सभी मेरे साथ 6 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। 6 सब्जेक्ट के 6 टॉपिक आपको मैं लेकर के चलूंगा। जैसा कि आप सभी इतिहास को हम सबसे पहले शुरू करते हैं, तो इतिहास के अंतर्गत अभी जो हमारे सेशन में चल रहा है टॉपिक, वो चल रहा है पुस्तकें और लेखक। प्राचीन काल में बहुत सारे हमारे जो है ऋषि मुनि थे, बहुत सारे कवि थे, बहुत सारे लेखक थे, जिनके द्वारा कई सारे जो है आपके लेख लिखे गए, नाटक लिखे गए, कई सारी पुस्तकें लिखी गई, कई सारे नाटक लिखे गए। तो ओवरऑल ये सारे नाटक क्या हैं, हमारे इतिहास के एक स्रोत के तौर पे हैं। इनसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे मैच द फॉलोइंग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आप सभी को यहाँ पर आज फिर कुछ नई पुस्तकें और उनके लेखक बताने जा रहा हूँ। आप सभी मेरे पीछे एक तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये महाकवि भास हैं। कौन है ये? महाकवि भास। पिछले सेशन में काफी सारे राइटर लिखवा दिए थे और आज के सेशन में भी कई सारे राइटर्स पे डिस्कस करेंगे। महाकवि भास के द्वारा टोटल 13 पुस्तकें लिखी गई हैं। कितनी पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने? 13 पुस्तकें लिखी हैं महाकवि भास ने। ठीक है, महाकवि भास ये त्रावणकोर जो कि केरल में पड़ता है, वहां से जुड़े हुए थे। ठीक है, इन्होंने 13 नाटक लिखे हैं, टोटल 13 नाटक लिखे हैं महाकवि भास ने। इनका जो सबसे फेमस नाटक है, आप ये देख सकते हैं, ये क्या है आपका सबसे फेमस नाटक जो है आपका स्वप्न वासवदत्ता। ठीक है, ठीक है, ये आप देख लीजिए, स्वप्न वासवदत्ता भी बोलते हैं, वद्दम भी बोलते हैं, स्वप्न वासवदत्तम भी बोलते हैं। ठीक है, एक बार ये देख लिए, स्वप्न वासवदत्तम, स्वप्न वासवदत्तम। ठीक है, स्वप्न वासवदत्तम एक नाटक तो ये है इनका, लिख लीजिएगा आप, स्वप्न वासवदत्तम। इसके अलावा इन्होंने कई सारे नाटक लिखे हैं। मैं नाटकों के यहाँ पे नाम लिख रहा हूं, आप एक एक करके सारे नाटकों को लिख लीजिएगा, लिस्ट बना लीजिएगा। कई सारे नाटकों की यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूं। एक है इनका उरुभंग, उरुभंग। ठीक है, एक है आपका उरुभंग, दूसरा है दूत वाक्य, दूत वाक्य। ठीक है, पहले एक बार लिस्ट आप भी मेरे साथ बनाते चले जाइए, लिखते जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा है। इसके बाद है आपका चारुदत्त, चारुदत्त टोटल 13 हैं आपके। चारुदत्त के बाद है अभिमारक, अभिमारक, ये सारे नाटक हैं, मारक। ठीक है, इसके बाद है आपका अभिमारक के बाद अभिषेक नाटक, अभिषेक, अभिषेक नाटक। इसके बाद है आपका प्रतिमा, ये सब भास के हैं, महाकवि भास के। प्रतिमा, हो सकता है आप लोगों को इससे पहले नाटकों के नाम ना पता हो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। मध्यम व्यायोम, अगला है आपका मध्यम व्यायोम। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका कर्णभार, कर्णभार। ठीक है, कर्णभार। इसके बाद है आपका दूत घटोत्कच, दूत घटोत्कच। ठीक है, दूत घटोत्कच। इसके बाद अगला आपका बाल चरित्र, बाल चरित्र। इसके बाद है अगला आपका पंचरात्र, पंचरात्र। इसके बाद है आपका स्वप्न वासवदत्ता, मैंने आपको बता दिया। प्रतिज्ञा यौगंध रायण, प्रतिज्ञा यौगंध रायण, ये आपके टोटल नाटक हैं इनके। ठीक है, और स्वप्न वासवदत्तम मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, महाकवि भास के टोटल 13 नाटक थे। ठीक है, स्वप्न वासवदत्तम। ठीक है, ये तो आपका मैंने बता ही दिया। और ये टोटल 13 आपके भास के द्वारा लिखे गए हैं। तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार आयोग पूछता है इसमें। और ये सारे बच्चे जितने भी स्टेट पीसीएस वाले हैं, आरओ वाले हैं, सारे लोग ये लिखेगा। और कभी भी आपसे इतिहास में भी मतलब जैसे स्रोत वगैरह पूछता है ना, तो आप इसको कोट कर सकते हैं, इस पुस्तक को। एक अगले चलते हैं, अगले राइटर हैं आपके जयदेव का नाम सुना होगा आपने। जयदेव ने एक पुस्तक लिखी है गीत गोविंद। ठीक है, बंगाल के सेन वंश के अंतिम और प्रमुख शासक लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन के आश्रय कवि थे जयदेव, है ना। सेन वंश था ना आपका, पाल वंश के बाद बंगाल में सेन वंश का शासन आता है, तो जयदेव उसी से जुड़े हुए थे। जयदेव के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई गीत गोविंद। क्या लिखी गई? गीत गोविंद। ये गीत काव्य है, इसमें 12 सर्ग हैं टोटल। गीत काव्य है, इसमें कितने हैं? 12 सर्ग हैं।
टोटल 12 सर्ग हैं इसमें। कितने हैं? 12 सर्ग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये पूरा गीत लिखे हुए हैं, और चूंकि आश्रय कवि थे तो इनमें इसमें जो है उन्होंने जो है शासक के बारे में उसको लेकर के प्रशंसा लिखी है। तो जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपकी, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जयदेव, ठीक है, सेन वंश के शासक। ये आप लोगों ने बड़ा नाम सुना होगा, पंचतंत्र। पंचतंत्र और उसकी कहानियां, ये संस्कृत में लिखा गया था मूल रूप से, और इसको विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र आपका विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया, विष्णु शर्मा। ठीक है, मूलतः ये संस्कृत में, बाद में इसका अनुवाद हुआ हर जगह, सभी ने पंच, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक है, वर्तमान में टोटल 40 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। 40 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है पंचतंत्र का। ठीक है, 40 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। मूल लेखक मैंने आपको बताया कि ये जो है आपका टोटल विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, मूल लेखक इसके यही है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि 40 से ज्यादा भाषाओं में हुआ है, लेकिन 40 मिनिमम भाषाएं हैं इसमें। ठीक है, अब इसको देखिए, इसका जो है जब अकबर का टाइम पीरियड चल रहा था तो अबुल फजल के द्वारा इसका फारसी में अनुवाद किया गया आयर ए दानिश के नाम से। इसका नाम क्या था? अबुल फजल के द्वारा किया गया आयर ए दानिश। ये पुस्तक का नाम दिया गया पंचतंत्र का, फारसी में अनुवाद किया अबुल फजल ने। अबुल फजल ने, एक तो ये ध्यान रखिएगा अकबर के टाइम पीरियड पे इसका अनुवाद हुआ, अबुल फजल के द्वारा आयर ए दानिश के नाम से इसका अनुवाद किया गया। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है। आचार्य सर्ववर्मा एक पर्सन है, आचार्य सर्ववर्मा, उनके द्वारा इसको 5 खंडों में कातंत्र व्याकरण के नाम से लिखा गया। ठीक है, नहीं वो अलग पुस्तक है, उसको मैं बाद में बताता हूं। एक तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक और पुस्तक है कातंत्र। कातंत्र, अगली पुस्तक है आपकी कातंत्र, ये भी संस्कृत की पुस्तक है आपकी। ये कातंत्र व्याकरण के नाम से, व्याकरण की पुस्तक है, व्याकरणम। कातंत्र व्याकरणम के नाम से एक पुस्तक है। इसको लिखा किसने? इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं सर्ववर्मा। सर्ववर्मा, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। कातंत्र व्याकरणम सर्ववर्मा के द्वारा लिखी गई, 5 भागों में 5 खंडों में विभाजित है कातंत्र आपकी। ठीक है, कितने में है? 5 भागों में। अब देखिए, एक भारत में मैंने आपको बताया था प्राचीन काल में बहुत सारे जो है हमारे ऋषि मुनि आए हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट थे। उन्हीं में से एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे जिनका नाम था भास्कर। एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था भास्कर। इनको भास्कराचार्य भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ना, थोड़ा सा ध्यान से अब लिखते जाइए, साथ साथ अपना हाथ, अपने हाथों को मेंस में लिखना है आपको इतना सारा, तो अपने हाथों पे बल दीजिए। पीडीएफ के चक्कर में मत रखिए, पीडीएफ वगैरह उपलब्ध नहीं होगी क्लास की, आपको सिर्फ लिखना है। अपने हाथों पे जोर प्रदान करिए, तभी बेनिफिट होगा। पीडीएफ बहुत पड़ी है मार्केट में, पीडीएफ के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, अपने मोबाइल पे देखिए पीडीएफ ही पीडीएफ भरी है, कुछ नहीं पढ़ते हो आप लोग। गणितज्ञ कौन है? भास्कर। भास्कर, ठीक है, इनको भास्कराचार्य के भी नाम से जानते हैं। इन्होंने बीज गणित के योगदान दिया, बीज गणित के विकास में इन्होंने बहुत योगदान दिया। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि, ये ध्यान रखना है, क्या है? सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो सिद्धांत शिरोमणि है, इसके कई सारे भागों में इसको विभाजित किया गया है। सिद्धांत शिरोमणि को कई सारे भाग कौन कौन से हैं, मैं एक बार भाग इसके लिख रहा हूं सिद्धांत शिरोमणि को। इसी का एक भाग है जिसका नाम है लीलावती। लीलावती, इसी का एक भाग है बीज गणित। बीज गणित, ठीक है, इसी का एक भाग है ग्रह गणित। ग्रह गणित, ज्योतिष के क्षेत्र में इन्होंने काफी काम किया। और एक है आपका गोलाध्याय। गोलाध्याय, तो ये भास्कर के द्वारा सिद्धांत शिरोमणि का ही हिस्सा है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक आपकी जो हिंदू विधि शास्त्र है, जो लोग लॉ के बच्चे हैं वो जानते होंगे, है ना, भास्कर का हो गया ना,
हाँ, हिंदू विधि शास्त्र है, तो हिंदू विधि शास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका हम बोलते हैं मिताक्षरा। एक दायभाग होता है और दूसरा मिताक्षरा है ना। इसमें हिंदू नियमों का उल्लेख है मिताक्षरा में। आज भी जो है इसका जो है एक तरीके से कोर्ट में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। दक्षिण भारत में भी है और इधर बंगाल वाले रीजन में भी है शायद, मेरे ख्याल से। ये चीज़ मुझे कंफर्म नहीं है, बट एग्जैक्ट ये भी हिंदू नियमों के अंतर्गत है। हमारा जो हिंदू लॉ है ना, हिंदू लॉ में सारी चीजें होती है। मिताक्षरा, तो मिताक्षरा की रचना की थी विज्ञानेश्वर ने। विज्ञानेश्वर, इनके द्वारा मिताक्षरा की रचना की गई, मिताक्षरा को लिखा गया। और मिताक्षरा का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया हेनरी टॉमस कोलब्रुक ने। हेनरी टॉमस कोलब्रुक ने, हेनरी टॉमस कोलब्रुक एक पर्सन है, इनके द्वारा क्या किया गया, इसका अनुवाद किया गया। किसका अनुवाद किया गया? मिताक्षरा का। ठीक है, हिंदू नियमों का उल्लेख है इसमें। हेनरी टॉमस कोलब्रुक के द्वारा इसका अनुवाद किया गया। हाँ देखिए, लिखने से 30% तुरंत याद हो जाता है, बिल्कुल याद हो जाता है। 30% क्या, मुझे तो लगता है कि 50% से ज़्यादा याद होना चाहिए आप लोगों को। जो लिखेंगे तो वो आपको याद भी होगा। ठीक है, तो मिताक्षरा जो है आपका, ये हिंदू नियमों का उल्लेख है इसमें, और ये आपका विज्ञानेश्वर के द्वारा की गई है इसकी रचना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने संविधान में। देखो, ये आपका हिस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट। हिस्ट्री में इतनी किताबें बताई, इतना याद कर लीजिए। उतना ही खाएंगे जितना आप पचा पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, जितना आप पचा पाएंगे उतना ही मैं आपको खिलाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं ले जाऊंगा। चलिए, अब कुछ आर्टिकल लिख रहा हूं। संविधान के आर्टिकल चल रहे हैं अभी क्रम से, काफी आर्टिकल याद करा दिए हैं। आर्टिकल 124 वैसे आप सबको पता होगा, इससे महत्वपूर्ण आर्टिकल कोई है नहीं। दूसरा आर्टिकल 129, यह भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल 137, तीसरा आर्टिकल। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। आर्टिकल 239 ए कक्का, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 241, केवल इतने आर्टिकल आज पढ़ने वाले हैं हम लोग, इतने आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। और ये सारे न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 124 क्या कहता है? आर्टिकल 124 कहता है कि भारत संघ के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, उच्चतम न्यायालय होगा, माफ करिएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, उच्चतम न्यायालय की बात करता है, उच्चतम न्यायालय की बात करता है। देखिए, हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था तो है, लेकिन संघात्मक व्यवस्था में जब न्यायपालिका की बात आती है तो न्यायपालिका आज भी एकीकृत है आपकी। ठीक है, जिसके शीर्ष में हमारा सुप्रीम कोर्ट है, और जो राज्य हैं, राज्यों में हाई कोर्ट है, और नीचे जो है आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, अधीनस्थ न्यायालय है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मुंसिफ कोर्ट है, सीजीएम कोर्ट है ना। तो यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर अधीनस्थ न्यायालयों में बहुत लंबी श्रेणी आती है आपकी। हाँ, लिखने के बाद यदि आप लोग रिवीजन करते हैं बिल्कुल याद हो जाता है। चलो, लिखने के महत्व को कम से कम समझ तो रहे हो आप लोग, है ना। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 124 में बात है, और इसी को थोड़ा सा 214 मैंने पहले याद कराया था ना, वो आपका उच्च न्यायालय से जुड़ जाता है। उच्च न्यायालय कल हमने याद किए थे सारे, हाई कोर्ट को कल हमने याद कर लिया था, आज हम सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल 129 क्या करता है? उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। एक अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट भी आपका क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अभिलेख न्यायालय। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यदि न्यायालय के किसी भी निर्णय को, या न्यायालय से जुड़े हुए किसी भी निर्णय को आपने क्रिटिसाइज किया, मानने से इनकार किया, तो आपको कोर्ट की अवमानना का जो है आपके ऊपर दंडित करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट आपको दंडित कर सकता है एक अभिलेख न्यायालय होने के कारण। और दूसरा, न्यायालय में जो भी जो है आपके वाद आएंगे, ठीक है,
वो सभी वाद जो है रिकॉर्ड होंगे और उनका उपयोग आने वाले केसेस में किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और अभिलेख न्यायालय के तौर पे है। जो भी यहाँ पे कार्य गतिविधियां होती हैं, जो भी न्याय निर्णय होता है, वो सभी जो है नीचे वाले अधीनस्थ न्यायालयों के लिए एक लैंडमार्क केस होते हैं, लैंडमार्क के तरह उनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आर्टिकल 137 आपका जो है ये आपकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति है, जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू करने की पावर है। आर्टिकल 137, तो आर्टिकल 124 क्लियर हो गया, आर्टिकल 129 क्लियर हो गया, आर्टिकल 137 क्लियर हो गया। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन के लिए वैसे तो आर्टिकल 13 में भी दी गई हैं चीजें। आर्टिकल 13 आप लोगों ने पढ़ा है। आर्टिकल 13 में क्या है आपका, यहां पर भी जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है। ठीक है, और वैसे आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक पुनरावलोकन यानी किसी भी मामले को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो विधायिका के द्वारा हो, चाहे कार्यपालिका के द्वारा किया गया हो, उसको जो है कोर्ट के द्वारा क्या किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, अब अगला है आर्टिकल 239A, ये संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली से जुड़ा हुआ है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली से जुड़ा हुआ है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तौर पे इसमें परिभाषित किया गया है। दिल्ली को किस में परिभाषित किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। और यह बोला गया है कि दिल्ली में एक विधानमंडल होगा, विधानसभा होगा, मुख्यमंत्री होगा, ये सारी चीजें होंगी। अनु शुक्ला जी हिंदी की क्लास में, जैसे फ्राइडे को क्लास होगी हमारी हिंदी की, और वो आजाद आईएएस एकेडमी में जो लिखना सीखे कार्यक्रम है वहां पर आपकी हिंदी की क्लास होगी। फ्राइडे होगी, एक निबंध लेखन, पत्र लेखन और आपका समान हिंदी से जुड़े हुए टॉपिक को वहां पे मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, तो यहां पे देखिए एक संविधान संशोधन हुआ था, 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पे एक विधानमंडल की व्यवस्था कर दी जाती है, जिसमें एक विधानसभा है, 70 सदस्यीय विधानसभा है, एक मुख्यमंत्री है ना, और उनके साथ मंत्रिपरिषद है। ठीक है, इसके अलावा जो है दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली को लेकर के अभी सरकार के द्वारा एक बिल भी लाया गया था, विधेयक भी लाया गया था, तो आने वाले सेशन पे उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 241, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, 241। ये आपका संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है, जो ये क्या है, आर्टिकल 241, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, अभी दिल्ली के पास ही केवल खुद का हाई कोर्ट है, बाकी राज्यों के साथ एसोसिएट है। लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं यहाँ पे, एलजी साहब भी रहते हैं। देखिए, एक बार सेशन को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। जिसने भी सेशन लाइक नहीं किया है, सेशन लाइक जरूर कर देंगे और इसको शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में। एक चीज और बता रहा हूं, आपके घर में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, उनको भी इस सेशन के साथ जोड़िए, ताकि उनका भी, आपको पता है इसमें पूरा जीके जीएस है, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और आप लोग तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके दृष्टिकोण से तो इंपॉर्टेंट है ही है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। 214 आपका, ये मैंने आपको हाई कोर्ट के बारे में बताया था। 124 उच्चतम न्यायालय, इसमें सब कुछ है, उच्चतम न्यायालय को लेकर के कैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, सब सारी चीजें बताई गई हैं। 129 अभिलेख न्यायालय, 137 न्यायिक पुनरावलोकन, 239A संघ राज्य क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए बारे में चर्चा है। 69वां संविधान संशोधन के तहत आपका 339 कक्का जोड़ा गया था, इसी को ए बोलते हैं, हिंदी में काका बोलते हैं, है ना। 241 से आपका संघ राज्य क्षेत्रों में हाई कोर्ट की बात करता है। रुद्र प्रताप जी, यदि आरओ के बैच से जुड़ना चाहते हैं ना, तो बैच आपको आजाद आईएएस एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। ऐप में जाएंगे तो ऐप में आपको आरओ का बैच मिल जाएगा, कंप्लीट बैच मिल जाएगा, जिसमें पूरा रिवीजन कराया जा रहा है। 2 बैच है उसमें, एक फाउंडेशन बैच है, एक रिवीजन बैच है। अब चूंकि समय जितना बचा है उस हिसाब से आप रिवीजन बैच से जुड़िए,
वहां पर हम सारे सब्जेक्ट का समान अध्ययन, हिंदी, करंट अफेयर्स, एसे, पत्र लेखन, सभी का आपको हम रिवीजन कराएंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले ही हम प्री और मेन सारा कुछ कवर कर देंगे। तो आप लोग आरओ के बैच से, और बहुत नॉमिनल सी फीस है, उससे जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये हो गए संविधान से जुड़े हुए आर्टिकल। और जितने बच्चे आरओ वाले हैं, सुबह मॉर्निंग की करंट अफेयर्स की क्लास में जगें। अब जगना चालू कर दें, देखो 5:30 बजे जगोगे तभी बात बन पाएगी। और दूसरा शाम को 7 बजे वाला ये सेशन, ये 2 सेशन आपके लिए कंपलसरी हैं। आरओ वाले के लिए बता रहा हूं, और बाकी आईएएस और स्टेट पीसीएस वाले तो इसमें जुड़े ही रहें। तो सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गए। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने भारत के भूगोल में। अगला टॉपिक है आपका ज्योग्राफी का। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका भूगोल का। चलिए तैयार हो जाइए भूगोल पढ़ने के लिए। देखिए आपके सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, ये काफी कई सारे टॉपिक पढ़ा चुका मैं यहाँ पे। कितने सारे टॉपिक पढ़ा चुका भूगोल के अंतर्गत, कितना आपको मैंने बता दिया। पॉलिटी, जो लोग इस सेशन में रेगुलर हैं उनको पता है कि कितना हमने रिवाइज कर लिया। रुद्र प्रताप जी, यदि आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो गूगल मीट पे आपको मीटिंग लेनी पड़ेगी। आप संस्थान को कांटेक्ट करिएगा और गूगल मीट के माध्यम से आपसे डायरेक्ट मेरी बात हो जाएगी। अभी जो गूगल मीट है इस सैटरडे तो है नहीं, नेक्स्ट सैटरडे गूगल मीट का प्रोग्राम होगा, तो वीडियो कॉल से बात हो जाएगी। मैं वीडियो कॉल से डायरेक्ट आपको बात करूंगा। आप लोग फोन कॉल की रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैं डायरेक्ट वीडियो कॉल से आपको जुड़ रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो कॉल के माध्यम जुड़ेंगे, जो प्रॉब्लम होंगी उनको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। और आप लोग आया करिए गूगल मीट। अभी मैं आपको कल अनाउंस कर दूंगा गूगल मीट को। कल गूगल मीट के बारे में जानकारी दे दूंगा कि कब कितने बजे गूगल मीट होगा। आप लोग अपना शेड्यूल, अब उसका टाइम मैंने चेंज किया है। गूगल मीट का टाइम सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे कर दिया है। अब आप लोगों को जगना पड़ेगा, मतलब आप लोगों की भी मैंने एक परीक्षा रख दी है कि भैया सुबह सुबह जगो। वैसे मेरे बच्चे सारे जगते ही हैं जितने लोग मेरे साथ क्लास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बाकी यदि लोग आना चाहते हैं तो सुबह जग के फिर मेरे से गूगल मीट के माध्यम से मिलो। मैं आपके लिए बिल्कुल प्रॉपर तैयार मिलूंगा उस टाइम पीरियड पे। चलिए, ये हो गया। देखिए क्लास नंबर यहाँ पे पड़ा रहता है सेशन में, जो है ना, सेशन के नाम पे क्लास नंबर रहता है। प्लेलिस्ट में सारा लगा हुआ है, प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है पूरी, तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अब देखिए ये आपका जो है भारत के भूगोल से जुड़ा हुआ है। आज भारत के भूगोल में मैं आपको थोड़ा सा भारत की भू सीमा के बारे में पढ़ाऊंगा और थोड़ा सा हम पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है, स्पष्ट है? भू सीमा के बारे में चर्चा करेंगे और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे। तो यदि सबसे पहले पड़ोसी देशों की बात करें यदि आप, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पड़ोसी देश बता देता हूँ। एक तो आपका ये बांग्लादेश है, सबसे ज्यादा सीमा यही साझा करता है। बांग्लादेश से हम सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं। पहले पाकिस्तान हुआ करता था। बांग्लादेश से टोटल भारत के द्वारा कितनी सीमा साझा की जाती है? 4096.7, 4096.7 किलोमीटर, इतनी सीमा हम साझा करते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश के बाद दूसरा नंबर आता है चीन का। यहां पे चाइना है। देखिए ये आपका चाइना है, यहां पे बांग्लादेश है, यहां पे म्यांमार है, ये नेपाल है, ये भूटान है। टोटल 5 देश तो आपके भारत के नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान है, 2 यहाँ पे हैं, नीचे श्रीलंका है। टोटल 8 देश हैं। 8 देशों में से 7 देशों के साथ हमारी स्थलीय सीमा है, श्रीलंका के साथ हमारी जलीय सीमा है। एक और देख सकते हैं, नीचे मालदीव है। ठीक है, मालदीव को भी हम नीचे देख सकते हैं। ऐसे देखें तो फिर इधर इंडोनेशिया भी है ना। इंडोनेशिया भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ग्रेट पास से, ग्रेट चैनल से अलग होता है। तो दूसरे नंबर पे चीन है। चीन का यदि हम देखें टोटल कितनी बॉर्डर हम चीन के साथ साझा करते हैं, आप लोग लिखते जाना इन चीजों को। ठीक है, चीन के साथ है 3488 किलोमीटर की बॉर्डर हम चीन के साथ साझा करते हैं। इसके बाद पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा साझा होती है। पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा होती है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ। फिर इसके बाद नेपाल का नंबर है। नेपाल के साथ सीमा साझा होती है 1751 किलोमीटर। ठीक है, नेपाल के बाद अगला नंबर है आपका म्यांमार। म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं 1643 किलोमीटर।
इसके बाद है भूटान, भूटान में है 699 किलोमीटर। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद आपका अफगानिस्तान, 7वां है अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा साझा करते हैं अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान कितनी है, टोटल 106 किलोमीटर के आसपास है इसकी। वो भी पीओके वाला क्षेत्र है आपका, लेकिन तब भी जितनी भी है, इस हिसाब से यदि हम देखें कि भारत टोटल कितनी लैंड बॉर्डर जो है साझा करता है, कितना स्थलीय देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये लैंड बॉर्डर टोटल आपका निकल के आएगा 15106.7 किलोमीटर। ये लैंड बॉर्डर हमारा निकल के आ रहा है। ये हमारी स्थलीय सीमा है। स्थल में हम कितना करते हैं, 15,106.7 किलोमीटर, ये हमारी स्थलीय सीमा है स्थल के साथ। ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये बॉर्डर आपको ध्यान रखना है। अभी किसके साथ कितने राज्य साहब जो है जुड़े हुए हैं, ये तो मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। अभी मतलब एक साथ बहुत डेटा हो जाएगा फिर आपका। क्लियर है। अब दूसरा है तट रेखा कितनी है, मतलब तट रेखा मतलब द्वीपों के सहित, मतलब यदि इन द्वीपों को भी जोड़ दें तो हमारी टोटल तट रेखा कितनी है। ये वाली जो तट रेखा है ना, ये समुद्र के साथ कितनी रेखा हम लोग टोटल, तो ये टोटल इसका जो डेटा है ये है आपका 7,516.6 किलोमीटर। ये टोटल हमारी आपकी समुद्री तट रेखा है। तो इतना भारत जो है समुद्र से लगा हुआ है, इतना भारत आपका स्थल से लगा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को। 15,200 के आसपास डेटा कहीं कहीं पे मिलता है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं, और मैंने आपको स्थल किसके साथ कितना लगता है वो भी यहां पे लिख दिया है। जो डेटा है ऑफिशियली वो ये डेटा मैंने आपको लिख दिया है। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत अप डाउन मिलता है, उतना मतलब चलता है, 100-150 किलोमीटर क्या मायने रखता है, लेकिन फिर भी। तो अब यहाँ पे जो याद करने वाले फैक्ट हैं, सबसे लंबी सीमा हम किसके साथ साझा करते हैं, बांग्लादेश के साथ। सबसे कम स्थलीय सीमा किसके साथ साझा करते हैं, अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अब बाकी राज्यों के साथ इनके क्या रिलेशन है, किस राज्य के साथ कौन सा देश लगा हुआ है, ये हम लोग अगले सेशन में एक बार डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है, स्पष्ट है ना। और ये भी देखेंगे कौन सा राज्य एक से अधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है। लद्दाख कितने के साथ करता है, उत्तराखंड किसके साथ करता है, बांग्लादेश कितने के साथ करता है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, आज के लिए यहाँ पे नहीं रखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो आज के सेशन में आपको सिर्फ इतना याद करना है। अब ये भूलना नहीं चाहिए। देखो, एक बार पढ़ा दिया मतलब फिर याद कर लेना, रिवीजन करोगे ये भूलेगा नहीं। हाँ, 15,106 याद कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक एक करके इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, जोड़ भी सकते हो, इतना ही आपका डेटा है। आगे चलते, अब हम आते हैं इन्वायरमेंट में। पर्यावरण की एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था जिसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है आपकी आयुषियन। रेड डेटा बुक का नाम सुना है ना अपने पर्यावरण में, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। यही एक पत्रिका आपकी प्रकाशित करती है, रेड डेटा बुक। तो जो विलुप्ति के कगार में खड़े हैं, संकट के कगार पे खड़े हैं, पौधे हों चाहे जीव जंतु हों, उनकी लिस्ट इसमें रहती है। ठीक है, रेड डेटा बुक में। तो उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। आज के सेशन में हम इन्वायरमेंट पे पढ़ने वाले हैं आयुषियन के बारे में। आयुषियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन हेतु अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ। आयुषियन ये क्या है, इंटरनेशनल आपका संगठन है। आयुषियन क्या है, एक आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन है, लिख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा नहीं है ये आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा नहीं है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा दिया गया है, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा नहीं बनाया गया। ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान कर रखा है। ठीक है, और ये आपका प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के लिए अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ है। इसके द्वारा रेड डेटा बुक निकाली जाती है। कौन सी बुक, रेड डाटा बुक निकाली जाती है।
इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों की लिस्ट होती है रेड डेटा बुक में, है ना। पूरा कि कोई विलुप्त होने वाली प्रजाति है उसकी सूची यहां पर दी जाती है IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसके द्वारा बताया जाता है कि कौन सी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है प्रकृति से, किसको हम विलुप्त मान लेते हैं। तो ये परिभाषा इसने बताया, ठीक है, इसने एक परिभाषा बताया है IUCN के द्वारा कि जब हम अपने प्राकृतिक आवास क्षेत्र में, मतलब जहां पर कोई प्रजाति रह रही है और वो उसका प्राकृतिक आवास क्षेत्र है, जहां पर नेचर के द्वारा वहां पे रह रही है, यदि उसको उसके प्राकृतिक आवास क्षेत्र में 50 वर्षों से ना देखा गया हो तो उस प्रजाति को हम विलुप्त मान लेते हैं पूरी तरीके से कि विलुप्त हो गई, खत्म हो गई। रेड डेटा बुक में जो है ये परिभाषा दी गई है। क्लियर है। अब देखो कोई भी जो है आपका प्रजाति जब IUCN की रेड डेटा बुक में आ जाता है, देखो सीधा एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि रेड डेटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, जैव विविधता को संरक्षित करने की महत्वपूर्ण संस्था है, ये IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। अब जब IUCN की रेड डेटा बुक में कोई भी प्रजाति का नाम आ जाएगा तो क्या होता है, सबसे पहली बात तो एक लोगों को एक अवेयरनेस मिलती है कि अच्छा ये प्रजाति कम हो रही है, संकटग्रस्त हो रही है। ठीक है, तो जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास चालू होने लगते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास चालू हो जाते हैं। कैसे उनका संरक्षण करना है उसको लेकर के ये निर्देशन भी करता है कि कैसे इस प्रजाति का संरक्षण करना है जो विलुप्ति के कगार पे। एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रकृति में, नेचर में यहां पर जो कुछ भी है वो सभी का समान महत्व है। ये केवल मानव के लिए नहीं है धरती, ये जीव जंतुओं के लिए भी है, पौधों के लिए, पादपों के लिए, सबके लिए। तो स्थानीय स्तर पर संरक्षण कार्यों का निर्देशन जो ये बताती है रेड डेटा बुक में कैसे करना है, संकटापन्न प्रजातियों की पहचान करती है, उनका अभिलेखन करती है, सारे काम करती है। ठीक है, और जैव विविधता ह्रास की लिखित सूची का निर्माण का काम ये पूरा का पूरा करती है। और जब कोई भी रेड लिस्ट में आ जाता है तो उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पे संरक्षण प्रारंभ हो जाता है इसके द्वारा। क्लियर है, स्पष्ट है, सभी जानते हैं। ठीक है, रेड डेटा बुक को अब देखिए इसके द्वारा जून 2012 में संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डेटा सूची जारी की गई थी, जिसमें भारत की 15 प्रजातियों को, इसमें कई सारे वो बनाए गए, पैरामीटर्स बनाए गए हैं कि अच्छा ये अति संकटग्रस्त है, ये विलुप्त होने वाली है। जैसे आपको पता है पहले एक चिरैया होती थी जिसको हम सोन चिरैया कहते हैं, है ना, एक आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये सब आपके जो है साइबेरियन सारस है, स्लेटी टिटहरी है, ये सब संकटग्रस्त श्रेणी पे है। मैं इसकी एक लिस्ट आपको आने वाले समय में बताऊंगा कि कितने भारत से प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, अति संकटग्रस्त हैं, कितनी विलुप्ति के कगार पे आ चुकी हैं। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है, यूपीएससी सीधा पूछता है। ठीक है, कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये मैं आने वाले समय पे आपको पूरा रेड डेटा बुक को लेकर जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनकी लिस्ट बनवा दूंगा, भारत से जुड़ी हुई, है ना। इरावदी नदी की डॉल्फिन है, उसको लेकर के क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपसे, कई बार जो है चित्तीदार बिल्ली को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार नीले मीन पंख वाली, नारंगी मीन पंख वाली जो है आपकी जो है बिल्ली से क्वेश्चन पूछा गया, कई बार क्वेश्चन आए हैं आपके। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। आज के लिए बस इतना समझिए कि IUCN एक संस्था है जिसके द्वारा रेड डेटा बुक जारी की जाती है, जिसके द्वारा कई सारी कैटेगरी बनाई गई है और उसमें जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको लेकर के यहाँ पे रेखांकित किया जाता है। ठीक है, तो वो हम आने वाले सेशन पे देखेंगे, संकटग्रस्त प्रजातियों की लिस्ट देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा सामान्य विज्ञान से जुड़ा हुआ टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सामान्य विज्ञान में आप देख रहे हैं, आपके सामने मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ बहुत सारे जो आपकी बहुत सारी मशीनें हैं, उपकरण हैं, और उनसे क्या क्या किया जाता है, किस प्रकार के जो है मापन किसका किया जाता है या किस प्रकार के जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका जो है एक है, ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। ये है क्या आपका साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन। ये एक प्रकार का त्वरक है, एक प्रकार का क्या है, त्वरक। ये एक प्रकार का त्वरक है। त्वरक मतलब कि जो गति को बढ़ा दे, जैसे लाइक मान लीजिए आवेशित कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो नाभिक में रहता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है आपके,
तो इलेक्ट्रॉनों की गति को बढ़ा दे, उनके आवेश को बढ़ा दे, आवेशित कणों की गति को बढ़ाने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा सर्न में एक महाविस्फोट हुआ था। बिग बैंग थ्योरी को सॉल्व करने के लिए गार्ड पार्टिकल की खोज की गई थी, तो वहां पे प्रोटॉनों की टक्कर कराई गई थी और साइक्लोट्रॉन के द्वारा ही उनकी गति को बढ़ा करके फिर उनकी टक्कर कराई गई थी, जिससे जो है गार्ड पार्टिकल उसका नाम दिया गया था। तो ये आपका साइक्लोट्रॉन में क्या किया जाता है, आवेशित कणों की गति को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जगदीश चंद्र बसु का नाम आप सभी ने सुना होगा। किसका नाम? जगदीश चंद्र बसु का। ठीक है, एक महान वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु के द्वारा एक आविष्कार किया गया, बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार, जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। ये आपका जीसी बसु के द्वारा इसकी खोज की गई और ये आपका पौधों में जीवन को लेकर के उसकी जितनी भी, जैसे उनकी वृद्धि कितनी हो रही है, हृदय की उनकी स्पंदन कितना हो रहा है, तो पौधों में जो जीवन है उससे जुड़ी हुई चीजों को मापता है, उससे जुड़ी हुई गतिविधियों को मापता है ना। इसी के द्वारा पहली बार क्रेस्कोग्राफ से बताया कि पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं, पौधे भी जीवित की तरह जो है एक सजीव की तरह अपना जो है ये आपका क्रेस्कोग्राफ के द्वारा इसकी खोज की गई। क्लियर है, स्पष्ट? हाँ, जीसी बसु के द्वारा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो है, ठीक है, यंत्र है। अगला आप देख रहे हैं, ये है आपका डिलैटोमीटर। ये क्या है आपका? डिलैटोमीटर। डिलैटोमीटर जो है ये पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को नापता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ है उसके आयतन में जब परिवर्तन होता है उसको हम डिलैटोमीटर के माध्यम से नापते हैं। ठीक है, तो ये आपको पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को नापने वाला यंत्र है डिलैटोमीटर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला उपकरण है, इसको बोलते हैं डिप सर्किल। ये आप देख पा रहे हैं, एक उपकरण ये है आपका, हाँ ये उपकरण है, इसका नाम है डिप सर्किल। इससे हम किसी भी जगह का एंगल पता कर लेते हैं, है ना, वहां का क्या कोण है, क्या एंगल है, डीप एंगल क्या है, उसके बारे में पता कर लिया जाता है कि इस जगह का क्या कोण हो सकता है, क्या एंगल हो सकता है। तो इससे हम एंगल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं डिप सर्किल के माध्यम से। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, ये आपका डायनामो है। डायनामो आप लोग देखते हैं ना, जो विद्युत बड़े बड़े जो आपके रिजर्वायर बने हुए हैं, जहां पे जल को बांध बना करके रोका गया है और वहां से फिर जो है पानी ऊपर से छोड़ा जाता है, नीचे डायनामो लगा होता है और वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनामो एक मोटर है आपकी ये, और ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इससे कई क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है, इस बार भी अभी बीपीएससी में क्वेश्चन आया था आपका डायनामो को लेकर के। तो डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। क्या करता है ये? ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इससे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक है, ये डायनामो ही है आपका। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला आपका ये एक यंत्र है, आप लोग एक यंत्र देख रहे हैं, ये है ना, हाँ ये देख सकते हैं आप। ये जो यंत्र है इसका नाम है डायनमोमीटर। डायनमोमीटर, डायनेमोमीटर, ये एक आपका यंत्र है डायनेमोमीटर। ये आपका जो है बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण है। बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण है। शक्ति को मापने वाला उपकरण है, इसका नाम है डायनेमोमीटर। क्या नाम है इसका? डायनेमोमीटर। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इससे पता कर सकते हैं कि कितना न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण है। आगे देखिए, अगला जो आपका यंत्र है इसका नाम है EEG, इलेक्ट्रो इनसाइफ्लोग्राफ। EEG बोलते हैं इसको। कुछ इस तरीके से होता है, ये आप देख रहे हैं,
सर में बहुत सारे आप देख रहे होंगे वायर्स लगे हुए हैं। इलेक्ट्रोइनसेफलोग्राफ, इलेक्ट्रोइनसेफलोग्राफ, ईजी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये मस्तिष्क में विद्युत गतिविधियों को मापने वाला यंत्र है। मस्तिष्क में विद्युत गतिविधियों को मापते हैं इससे, ठीक है। मस्तिष्क में उपजने वाली जो हमारी तरंगे हैं, विद्युत गतिविधियां, उनको नापते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो है आपका वो है इलेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट आप देखिए, ये यंत्र है आपका, इसका नाम है इलेक्ट्रोमीटर। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर क्या करता है? ये विद्युत आवेश को मापता है, विद्युत आवेश को मापता है या विभवांतर को मापता है। विद्युत आवेश या विभवांतर को मापने वाला यंत्र कौन सा है आपका? इलेक्ट्रोमीटर। और अंतिम यंत्र आपका जो आज के सेशन का है वो ये रहा, ये देखिए। इस यंत्र का नाम है आपका इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप। इस यंत्र का क्या काम होता है? यह किसी भी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता करता है कि इसमें विद्युत चल रही है या नहीं चल रही है। विद्युत को पता करता है, उसको नापता है, ठीक है, कि किसी भी निकाय में विद्युत का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा पता किया जाता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप हो गया आपका, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमीटर हो गया, विद्युत आवेश को मापन करता है, ठीक है। ये आपका ईईजी है जो कि आपके मस्तिष्क के विद्युत प्रवाह को नापता है, ठीक है। ये अलग अलग आपके जितने भी यंत्र हैं सारे मैंने आपको बता दिए। अब देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अगला टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, वो पढ़ा रहा हूं राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम का, ठीक है। आज हमें नेशनल इनकम के अंतर्गत मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाए थे। एक तो मैंने आपको जीडीपी पढ़ाया था, दूसरा एनडीपी पढ़ाया था। दोनों क्लियर होंगे। आज हम पढ़ेंगे जीएनपी के बारे में। जब आप जीएनपी के बारे में पढ़ेंगे तभी आगे चल के हम एनएनपी के बारे में पढ़ेंगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीडीपी और जीएनपी, इन दोनों में अंतर जैसे ही समझ जाएंगे वैसे ही आपको एनएनपी पता चल जाएगा। ठीक है, देखो ये एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर लाइव हैं फिर भी ऐड आ जा रहा है। देखो ओवरऑल होता क्या, अब ये यूट्यूब ने अभी नई पॉलिसी चेंज की है। ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और यूट्यूब के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। अब ये इस पे हमारा रेगुलेशन नहीं है। तो कई बार आप लोगों को क्लास करते करते ऐड आते होंगे, स्किप करने का ऑप्शन आता है, तुरंत स्किप करिए और क्लास करिए, ठीक है। हम खुद नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से आपकी क्लास में कोई बाधा पड़े, लेकिन अभी यूट्यूब ने शायद लाइव में भी जो है ऐड को कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। लाइव में मतलब लाइव शेड्यूल ही नहीं होता है यदि आप उस ऑप्शन को ना चुने। तो इस कारण से जो है आपका लाइव में ये ऐड वाला सेगमेंट चालू हो गया है, और जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। पढ़ते पढ़ते क्लास में डिस्टर्ब हो जाते होंगे आप, लेकिन आप स्किप कर दिया करिए, तुरंत स्किप करके तुरंत क्लास में आ जाया करिए, है ना। मतलब है मोस्ट डिस्टर्बिंग। अभी इसको लेकर मैं टीम से एक बार बात कर रहा हूँ, यदि इसको लेकर कोई भी विकल्प है ना कि ये स्किप हो सकता है तो ऑटोमेटिक हम ऐड हटा देंगे। अब तो क्या है, जैसे मैं बहुत सारे वीडियोज़ में मोनेटाइजेशन हम लोग ऑन नहीं करते हैं, फिर भी ये ऐड देता है, ठीक है, फिर भी यूट्यूब ऐड करता है। तो अभी यूट्यूब की जो मतलब एक टीम है, उनके द्वारा एक मैनेजर हमें प्रोवाइड किया गया है हैदराबाद में, मतलब वो हैदराबाद से कॉल करते हैं। एक बार मैं उनसे कॉल करके पूरी जानकारी लूँगा। यदि ऐसा संभव होगा तो बिल्कुल मैं आप लोगों का ये मतलब मोनेटाइजेशन ऑफ करने के बावजूद भी, मैं नहीं चाहता कि देखो आपको थोड़ा भी डिस्टर्ब हो, लेकिन अब ये जो बीच बीच में ऐड आते हैं, चीज़ें आती हैं, ये बिल्कुल डिस्टर्ब करती होंगी। अच्छा, ओ महेश रीवा जी करें सर ऐड नहीं देखना तो प्रीमियम ले लीजिए। हाँ, वाईटी प्रीमियम का इन्होंने सिस्टम बना दिया है, सारा पैसे का खेल है। वाईटी प्रीमियम में इन्होंने शायद ऐड बंद कर दिए हैं सारे के सारे। हाँ, ये बात है। अब देखो यार, आप लोग स्टूडेंट हैं, कौन प्रीमियम में पता नहीं कितना पैसा लेते हैं। अभी तक मैंने कभी प्रीमियम इनका ट्राई नहीं किया है। वैसे मैं आपको सही बताऊं, यूट्यूब में बहुत लिमिटेड कंटेंट देखता हूं, बहुत इधर उधर का नहीं देखता कि मुझे कोई बहुत दिन भर देखना होगा। यूट्यूब में या तो मैं अपने प्लेटफॉर्म को देखता हूँ, आज़ाद IAS एकेडमी को सबसे ज़्यादा। जब मुझे कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो मैंने पहले पढ़ा रखा होता है, तो कई बार वही वीडियो निकाल के पूरा समझ लेता हूँ।
कल अभी मैं इजराइल फिलिस्तीन वाला वीडियो आज देख रहा था, मैंने इससे पहले पढ़ा रखा था, तो जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो हर सब्जेक्ट में जितना मैंने पहले पढ़ा रखा अपने खुद के वीडियो भी देखता हूँ, देख करके समझा, फिर आगे फिर उसको जो करंट अपडेट हुआ उसको जोड़ा और फिर आगे बढ़ा दिया। और या फिर कई बार रिसर्च करना हुआ तो कुछ रिसर्च तो करते ही हैं इधर उधर से, हर जगह से। लेकिन एटलीस्ट YT प्रीमियम को अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, यदि आप लोगों में से कोई जानता है तो कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, AJ राजपूत जी कह रहे ऐसा छूट जाता है। महेश्रीबा जडेजा जी कह रहे हैं सर 4 सेकंड के लिए कौन प्रीमियम भरे। प्रीमियम के चक्कर मत पड़ो, बस ये है कि हाँ थोड़ा सा ऐड वाला इश्यू है। ये मैं इसको लेकर देखो एक बार बात करता हूँ कि भैया कम से कम हमारे लाइव सेशंस में ऐड का सिस्टम बंद कर दो, है ना। यदि वो कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो फिर तो जैसा भी है भैया उन्हीं का प्लेटफॉर्म है करना तो पड़ेगा। आप लोगों को आनंद किस बात का आ रहा है? अच्छा, सब लोगों को लग रहा है अरे ये YouTube है भाई, पूंजीवाद की देन है। लेकिन ये है कि YouTube के माध्यम से ही संभव हो पाया है कि आप सब लोग क्लास कर पा रहे हैं घर बैठे, है ना। तो इसलिए YouTube का थैंक्स भी देना चाहिए। लेकिन ओवरऑल देखो सारी पूरी इंडस्ट्री जो इंटरनेट की चलती है वो YouTube के माध्यम से चलती है। तो YouTube का पहली बात तो आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहिए। और आज जो एजुकेशन का डिसेंट्रलाइजेशन जो YouTube ने किया है वो शायद ही कोई दूसरा प्लेटफॉर्म कर पाएगा। YouTube ने ही पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल के रख दिया है, एक बड़े रेवोल्यूशन के तौर पे। आज हम YouTube ईरा में जी रहे हैं, सब कुछ अवेलेबल है। मुझे याद है 2011 में जब मैं तैयारी करने प्रारंभ किया था तब कोई नहीं था उस समय, मतलब नामो निशान। कभी YouTube पे सर्च करते थे, पहले तो नेटवर्क ही 2G हुआ करता था, सुबह सर्च करना चालू करते थे शाम तक खुलता था, ये स्थिति थी। छत में वो घरों में जो है एक एक कोना ढूंढते रहते थे कहाँ नेटवर्क आएगा। फ़ोन भी वही वाले चलते थे, नोकिया 6600, नोकिया फलाने ढिमाके, उन्हीं फ़ोनों के भरोसे जो है किस तरीके से जो है चलता था मामला। लेकिन अब सोचो YouTube ने क्या कर दिया, आप कहाँ बैठे हुए हैं, मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, घर बैठे आप पूरे भारतवर्ष के बच्चे जुड़ करके क्लास कर रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी इसी का है। इसलिए सच में आप लोगों को YouTube को एक बार शुक्रिया अदा करना चाहिए, इतना निःशुल्क, इतना फ्री, इतना कंटेंट, और फिर 4 सेकंड के ऐड को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर आपको, आप कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भैया कोई कुछ देगा तो कुछ तो आप लोगों को भी देगा, वो भी ऐड से ही कमा रहा है। ऐड नहीं हो तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सारे क्रिएटर चले जाएं, क्रिएटर्स को भी पेमेंट करता है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबको पेमेंट यूट्यूब के द्वारा की जाती है। और ये सोचिए कितने बड़े लेवल का रोजगार उपलब्ध कराया यूट्यूब ने। यूट्यूब ने केवल शिक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं किया है, बल्कि रोजगार दिया। भारत के करोड़ों लोगों को रोजगार यूट्यूब ने दे दिया, इतनी बड़ी आबादी आज के टाइम पे। और यूट्यूब में थोड़ा बहुत पैसा लोग नहीं कमा रहे हैं, बहुत पैसा है ना। लोग करोड़ों करोड़ों रुपए, लोग मर्सिडीज ला रहे हैं, BMW ला रहे हैं, क्या क्या ला रहे हैं। तो सोचिए यूट्यूब ने क्या दिया है पूरे भारत के लिए ही और सबके लिए। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, कुछ तो चुकाना पड़ेगा, सही बात है, सब कुछ फ्री में नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। ऐड तो देखना पड़ेगा भाई आपको, ऐड इंडस्ट्री वालों का ऐड तो देखना पड़ेगा। ऐड स्किप ही करते हो आप लोग, और क्या। चलो आगे चलते हैं। GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इससे पहले देखो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे, एक तो GDP पढ़ाया था, ठीक है, दूसरा NDP पढ़ाया था। दोनों क्लियर हो गए थे जो बच्चे पिछली क्लासेस में थे, इससे पहले ये दोनों हुए थे आपके। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था आपका और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, ये दो प्रोडक्ट थे आपके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और दूसरा आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, GDP और NDP। अब उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है आपका GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। GDP क्या था, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। अब यहां पे दो शब्द आते हैं,
सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद। यहां पे एक शब्द लगा हुआ नेशनल, यहां पे लगा हुआ डोमेस्टिक। यहां पे मैंने बताया था कि जीडीपी में महत्व होता है स्थान का। घरेलू सीमा के अंतर्गत कोई भी आके कमाए, भारतीय कमाए, विदेशी कमाए, जो भी कमाए, वो सब जीडीपी का हिस्सा है। लेकिन जीएनपी में क्या होता है, यहां पे देश के नागरिकों की आय को ही जोड़ा जाता है, केवल देश के नागरिकों की आय। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, जीडीपी में क्या था, जीडीपी, एनडीपी और दूसरा है आपका जीडीपी एनडीपी। अब आपका पढ़ रहे हैं जीएनपी। जीएनपी के बाद ही आएगा अगला कॉन्सेप्ट एनएनपी। तो यहां पे जीडीपी का मतलब क्या था आपका, एक वर्ष के अंदर, एक वित्तीय वर्ष में, मैं ये लिखे दे रहा हूं, एक वित्तीय वर्ष परिभाषा तो खूब रटवा दी है आपको ना। वर्ष में, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं, यहां पे घरेलू सीमा के अंतर्गत, घरेलू सीमा भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, अंतिम मौद्रिक मूल्य, ठीक है, ये आपका क्या था, आपका जीडीपी था, ठीक है। जो भी अंतिम मौद्रिक मूल्य में लिखा जीडीपी निकलेगा। यदि इसमें घिसावट को माइनस कर देते हैं तो आपका क्या निकल आता है, एनडीपी। घिसावट माइनस किया, क्या निकल आया, एनडीपी निकल आया। अब जीएनपी में क्या करेंगे, देखो यहां पे कौन कौन है, यहां पे भारतीय भी हैं, घरेलू सीमा के अंतर्गत भारतीय नागरिक प्लस विदेशी, कोई भी कंपनी है, कोई भी नागरिक है जो भी भारत के अंदर कोई भी राजस्व उपार्जन कर रहा है, जीडीपी के अंतर्गत जोड़ा जाएगा उसको। क्लियर है सभी को? हाँ। अब जीएनपी में क्या होगा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उस देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित, यहां पे तो भारतीय और विदेशी दोनों है, यहां पे केवल नागरिक, केवल नागरिकों के द्वारा उत्पादित, किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उस देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। इसी को हम जीएनपी कहते हैं। अब इसको निकालते कैसे हैं, जैसे जीडीपी है आपका, जीडीपी में हमें क्या माइनस करना है, जीडीपी में हमें माइनस करना है जो देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत हैं लेकिन विदेशी नागरिक हैं, तो विदेशी नागरिकों की आय को माइनस कर देंगे, विदेशी नागरिकों की आय को माइनस कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, विदेशी नागरिकों की आय को माइनस कर देंगे, की आय को माइनस कर देंगे, ठीक है। जो भी राजस्व विदेशी नागरिकों के द्वारा देश की घरेलू सीमा में मिल रहा है उसको हम जीडीपी में माइनस कर देंगे, ठीक है। और प्लस क्या जोड़ देंगे, विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की आय। बहुत सारे नागरिक कहां पे रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, है ना, तो दूसरे देशों की घरेलू सीमा में रह रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो आय अर्जित की जाती है उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। देश के भीतर रहने वाले विदेशियों द्वारा अर्जित आय को घटा देंगे और देश के बाहर रहने वाले नागरिकों को भी हम इसमें जोड़ देंगे। तो देश के बाहर रहने वाले नागरिकों की आय को जोड़ देते हैं, क्या निकल आएगा आपका, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या निकल आएगा आपका, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखो एग्जांपल, पिछली बार भी एग्जांपल दिया था, ठीक है, यहां पे मैंने एग्जांपल दिया था। जीडीपी कैसे निकाला था हमने, जीडीपी निकाला था कि भारत में रहने वाले जो नागरिक हैं, भारत की घरेलू सीमा में रहने वाले नागरिकों के द्वारा, ठीक है, मान लीजिए भारत में रहने वाले भारतीयों के द्वारा आय कितनी है, भारतीयों द्वारा अर्जित आय है 8,000, ठीक है, मान लीजिए 8,000 रुपए, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीयों की आय कितनी है, विदेशों में
रहने वाले भारतीयों की आय कितनी है, मान लीजिए 5,000, तो टोटल कितनी मिल गई है 13,000। इसमें हम भारतीय सीमा में कोई भी विदेशी रह रहा है उसकी आय को यहां पे हम जोड़ेंगे नहीं, ठीक है, सिर्फ हम यहां पे इतना जोड़ेंगे जितना भारतीय, ठीक है। ये भारतीयों को लिखा है मैंने, विदेशियों को मैंने यहां पे जोड़ा ही नहीं है, ठीक है। यदि हम दोनों को जोड़ लें कि भाई भारत में रहने वाले जो भी हैं सारे जोड़ लें, तो ये केवल भारतीयों को, भारत में रहने वाले जितने भारतीय और विदेशों में रहने वाले जितने भी भारतीय हैं उन दोनों की ये आपका निकला, इसमें विदेशों की घटा देंगे, क्लियर है। तो इससे क्या होता है, किसी भी मतलब जीएनपी के माध्यम से क्या होता है कि विदेश से बाहर से रहने वाले भारतीय कितना कमा सकते हैं, हम कितना कमा रहे हैं वो पता चलता है, ठीक है। देश की वस्तुओं की गुणवत्ता कैसी है ये पता चलता है। इसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, स्थान महत्वपूर्ण नहीं होता है। जीडीपी में स्थान महत्वपूर्ण होता है क्योंकि डोमेस्टिक शब्द लगा हुआ है, स्थान महत्वपूर्ण है। एनडीपी में स्थान महत्वपूर्ण है, डोमेस्टिक शब्द लगा हुआ है। यहां पे नेशनल शब्द लगा हुआ है, इसलिए यहां पे व्यक्ति महत्वपूर्ण है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है आपका। बताइए, क्लियर है, बहुत सिंपल है मामला। अब आपके 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी। यदि आपको ये तीनों क्लियर हो गए ना, तो अब अगला नंबर एनएनपी का है, मतलब नेशनल इनकम हम निकाल ही लेंगे अगले सेशन में। निकाल लोगे क्या? कोई भी कंपनी इंक्लूड होगी, व्यक्ति इंक्लूड होगा, जो भी कोई भी विदेशी होगा सब घटा देंगे इसमें। ध्रुव कश्यप जी कह रहे हैं सर जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। यस जी को समझ में आ गया शायद, बाकी सबको भी समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया? ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट है आपका ये, अभी बहुत कुछ पढ़ा, अभी मुझे जीबीए भी पढ़ाना है आपको, अभी फैक्टर कॉस्ट और उन सब पे कैसे जीडीपी निकालते हैं, ठीक है, वो भी सब एक एक करके समझेंगे। बस पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएं। अब जो लोग पहली की क्लासेस में नहीं रहे होंगे उनको तकलीफ हो रही होगी कि काश पहले की क्लास में होते। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, पिछला सेशन है, लास्ट में जाके देख लो। लास्ट में इकोनॉमी वाला टॉपिक ही पढ़ाता हूं मैं, इकोनॉमी लास्ट में इसलिए पढ़ाता हूं ताकि इत्मीनान से आपको बता सकूं। हाँ, वर्कशॉप सेशन सारे जरूर जुड़िए, जितने भी वर्कशॉप सेशन है मेरे जरूर जुड़ा करिए आप लोग उन पे। सर सबको क्लियर हो गया मामला, ये तीनों, जीडीपी क्लियर हो गया था पहले ही, एनडीपी क्लियर हो गया था, आज जीएनपी क्लियर हो गया। अब बचा एनएनपी, तो कल एनएनपी क्लियर कर लेंगे, नेक्स्ट सेशन जो आपका होगा उसमें एनएनपी क्लियर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। देखो आपका इकोनॉमी में मैंने जीएनपी क्लियर कर दिया, ठीक है। अब इकोनॉमी धीरे धीरे देखना, जितने बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट हैं सब याद करा दूंगा, रटा दूंगा आपको। बैंकिंग सेक्टर रट जाओगे, शेयर मार्केट वगैरह सब रटा दूंगा आपको एक समय बाद, ठीक है। बस चलते रहने दीजिए। यहाँ पे ये आपके विज्ञान से जुड़े हुए जितने भी उपकरण थे और उपकरणों को लेकर के क्या क्या उनके कार्य हैं, ये कभी भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है तो आप काफ़ी कर ले जाएंगे। फिजिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है ये, ठीक है, पर ये मापक यंत्र पढ़ाना जरूरी था। ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ चलता रहेगा आपका A to Z। IUCN के बारे में आज बता दिया, रेड डेटा बुक, अभी रेड डेटा बुक में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड आपकी जो भी हैं उनके बारे में देख लेंगे आने वाले सेशन में, ठीक है। ये आपका जो है भारत का, आज मैंने आपको सीमाएं, पड़ोसी वगैरह बताए थे, और ये भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल याद चल रहे हैं हमारे, तो आर्टिकल कुछ आपने पढ़ लिए थे। और ये पुस्तकें हैं जो प्राचीन काल के कुछ सारे इतिहास लेखक हैं उनकी पुस्तकें, तो ये सारी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आधुनिक काल की भी पुस्तकों को देखेंगे, पुस्तकें, और ये सब याद करा दूंगा। मध्यकाल की भी पढ़ाऊंगा, तो आपको ये पुस्तकें वगैरह सब रट जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, सेशन कैसा रहा ध्यान रखिएगा, और इसको रिवाइज करिए 1-2 बार, नोट्स जरूर बनाइए इनके सभी के, है ना। चलिए।